जो माजी के अंदर इत्तेहादी थे अमेरिका के, उन्होंने इस जंग में अमेरिका की मुखालिफत की और ये कहा कि हम इस जंग के अंदर नहीं कूद सकते। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमेशा यूरोप, खास तौर पे जर्मनी जो है वो यूएसए की पॉलिसीज को फॉलो करता रहा है। जर्मन चांसलर हैं, उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान भी दिया कि हम यूएस को जो है वो जो अपना नेचुरल एलाय तो समझते हैं, मगर जो उसकी पॉलिसीज हैं उससे एग्री नहीं करते। क्या वजह बनी है कि इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट, ना सिर्फ ना कि ये भी कहा कि हम तुम्हें अपने जो अड्डे हैं वो मुहैया नहीं करेंगे, और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि बारहा ये कहा कि तुम लोगों ने हमला किया और ये हमला करके तुम लोगों ने खित्ते को मुश्किल के अंदर डाला है। हमें अपने घर को भी तो देखना है ना कि हमारा घर, हमारे घर के लिए क्या चीज बेहतर है। इसीलिए इन्होंने अपने आप को उससे डिसएम्बार्क किया है, उससे अपने आप को अलग किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मुज़ाकरात हो गए, उसके बाद के बयानात जो हैं वो मौजूदा मंजरनामे के एक हलचल मचाने के लिए काफ़ी हैं। एक तरफ अमरीकी सदर ये कहते हैं नेवल ब्लॉकेट की जाएगी आबना हरमुज की, और वहाँ के लिए जहाज़ रवाना कर दिए गए। फिर खबर ये भी आती है कि उससे पिछले दिनों में भी जो अमरीकी जहाज़ हैं वो वहाँ का दौरा करने के बाद वापस आए हैं। ये ऐसी ही सूरत हाल है कि जंगबंदी का ऐलान हुआ और जंगबंदी के बाद भी आपने मुहासरा जो है उसको मजीद घेरे के अंदर लेना शुरू कर दिया और तंग करके दुश्मन को यह पैगाम दे रहे हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर अगर बैठे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर तैयार हुई हैं, उसके ऊपर गुफ्तशुनीद हुई है, एक दूसरे के साथ गुजारिशात, सिफारिशात, तज्जियात एक दूसरे के साथ शेयर कर दिए गए हैं और वापसी के ऊपर अगर उस पर गौर खौज होना है तो हम अभी भी जंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस जंग ने आखिर इन ममालिक को क्या दिया? इस जंग का जो नतीजा था वो किस किस को भुगतना पड़ा? आबनाए हरमुज की बंदिश से यूरोपीय ममालिक को किस हद तक नुकसान उठाना पड़ा? मौजूदा मंजरनामे में उनके लिए मुश्किलात क्या हैं? और अमेरिका का साथ ना दिए जाने पर उनके लिए मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा? इस सारे मंजरनामे का इहाता किया जाएगा और बिलखुसूस उसमें इस वक्त के जो बयानात हैं जो पूरी दुनिया से आ रहे हैं, मुख्तलिफ मुबस्सरीन दे रहे हैं, मुख्तलिफ तज्जियाकार दे रहे हैं, मुख्तलिफ वज़राए आज़म सुदूर जो हैं वो इसके ऊपर अपने नज़रियात का भी इजहार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो नई दुनिया तरतीब पाएगी उसकी सफबंदी में कौन कहां पर खड़ा होगा और उसके लिए क्या मुश्किल होगी, किसके लिए आसानी होगी, किसके लिए परेशानी होगी। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर यूरोप के अंदर मुकीम है, जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं सऊद बिन नुमान साहब। सऊद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सऊद भाई, यहाँ पे तो बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या आसानी होगी, ईरान के लिए क्या मुश्किल होगी, या खित्ते के ममालिक के लिए क्या आसानियाँ या मुश्किलात हो सकती हैं, या इनकी सफबंदी मुस्तकबिल करीब में क्या तरतीब पाएगी। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जो इस जंग से कोसों दूर बैठे, जो खित्ते के अंदर ममालिक मौजूद नहीं थे, उनकी आरा हमने बटी हुई देखी और ज्यादातर वो देखी जो माजी के अंदर इत्तेहादी थे अमेरिका के, उन्होंने इस जंग में अमेरिका की मुखालिफत की और ये कहा कि हम इस जंग के अंदर नहीं कूद सकते। तो यूरोप का मंजरनामा क्या है? 40 दिन यूरोप ने किस तरीके के भुगते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट में मदऊ करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जर्मनी में हम जिस तरह इस पूरे सिनेरियो को डेवलप होते हुए लास्ट 40 डेज से देख रहे हैं, और यूरोप ने इस चीज़ को बहुत, इसके ऊपर एक गहरी नज़र भी रखी है। हमने देखा कि यूरोपियन कमीशन के जो हैं वो बयानात, उनके ट्वीट्स इस पे जो है वो पै दर पै आते रहे, और वक्त जिस तरह ये सारी डेवलपमेंट्स होती रहीं, उन्होंने अपना एक स्टैंस जो है वो उसके फॉर या अगेंस्ट जिस तरह से डेवलपमेंट्स होती रहीं उस तरह उन्होंने रखा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि यूरोपियन जो कमीशन है और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की जो वो मोतरफ रही हैं और उसकी जो तारीफ की है। ओवरऑल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज इस पूरी जो है वो पीस मेकिंग फैसिलिटेशन जो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की है उस पे बहुत ही एक पॉजिटिव इमेज किया है। मैं यहाँ जर्मनी में म्यूनिख में मुकीम हूँ, और मैंने आज इससे पहले कुछ पाकिस्तान की खबरें यहाँ पे चलती हुई देखी भी हैं, सुनी भी हैं, और लोगों का भी परसेप्शन देखा है, मगर वो कोई इतना ज्यादा या तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है या फिर कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं होती। बट दिस टाइम, इस दफा मैंने म्यूनिख की जो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रेन्स हैं उसमें पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज मैंने न्यूज चलते हुए देखी। मैंने यहाँ पे जब लोगों से इंटरेक्ट किया, मुझे जो है बहुत खुशी हुई क्योंकि लोगों ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसी तरह अगर मैं आपसे एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, एक प्रोफेसर मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जानने वाले हैं, जर्मन प्रोफेसर, और वो जो है वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं।
उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे इस चीज पे कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा कि वी आर रियली काइंड ऑफ लुकिंग इट इन पॉजिटिव वे जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। तो हम्म। वी एज पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज इस चीज पे बहुत ज्यादा खुश हैं कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज गया। अब यहाँ पे यूरोप में किस तरह का मंजरनामा क्रिएट होगा, ऑयल प्राइसेस को जिस तरह ग्लोबली एक एक हिट लगी है और वो नहीं, जो है वो ऊपर गई है। ये सऊद भाई, ये तो मंजरनामा बाद का है। मैं 40 दिन पूछ रहा हूं कि 40 दिन यूरोप ने किस तरीके के गुजारे हैं। बाद की बात तो फिर हाँ उसके जी, बाद करेंगे। सही। 40 दिन में जो है वो इसी तरह इन्होंने साइड्स अपनी लेते रहे हैं जहां पे इनको लगा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये अपने जो जो नेचुरल एलाय है जो यूएसए, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमेशा यूरोप खास तौर पे जर्मनी जो है वो यूएसए की पॉलिसीज को फॉलो करता रहा है। तो इस दफा ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब हमने देखा है कि उन्होंने अपने पॉलिसीज से डिट्रैक्ट किया है हम्म। और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है जिसमें यूरोपियन जो जर्मन चांसलर हैं वो उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान भी दिया कि हम यूएस को जो है वो जो अपना नेचुरल एलाय तो समझते हैं मगर जो उसकी पॉलिसीज हैं उससे एग्री नहीं करते। हम्म। इसी तरह और इसी प्रेशर पे यूएस ने इनको ये धमकी भी दी कि हम नेटो को शायद डिसइंटीग्रेट कर दें। हम्म। और उसके पीछे सिर्फ एक ये वजह नहीं थी, उसके पीछे और भी बहुत सारी, जिस तरह यूक्रेनियन वॉर, ट्रंप जो है वो उसको इतना सपोर्ट नहीं करता जिस तरह यूरोप करता है। इसी तरह एक ग्रीनलैंड का बहुत प्रेसिंग यहाँ पे टॉपिक है कि यूएस कहता है कि हमने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना है, जबकि जो यूरोपियन यूनियन है और नॉर्वे है वो उसको अपना हिस्सा समझता है। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि ये 40 दिन जो हैं इनके लिए भी जिस तरह पूरी एक दुनिया के लिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग किस्म के थे, इसी तरह यूरोप में भी हमने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इसके देखे। मगर एंड रिजल्टेंट यही निकला कि फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट के भी लेबनान के हक में बयान आ रहे हैं, जर्मन चांसलर, ऑस्ट्रियन चांसलर, इन सब ने इस चीज से सेट असाइड किया अपने आप को और यूएस का उस तरह साथ नहीं दिया। अच्छा, मेरा एक सवाल बनता है कि जब आप किसी की डिफेंस अम्ब्रेला के अंदर मौजूद हों, जब आप किसी के एलाय हों, जब आपको ये तयक्कुन हो कि हमारे ऊपर जो खर्च हो रहा है या जो हम खर्च कर रहे हैं कि उसकी एक बड़ी जो ब्रैकेट है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जानिब से आती है, और मुस्तकबिल के अंदर अगर हमें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड रहना है तो तब भी हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ रहना होगा, तो फिर क्या वजह बनी है कि इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट या फॉरेन पॉलिसी के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली हमने देखी है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को स्टेट अवे यूरोपियन कंट्रीज ने ना की, और ना सिर्फ ना की, ये भी कहा कि हम तुम्हें अपने जो अड्डे हैं वो मुहैया नहीं करेंगे, और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि बारहा ये कहा कि तुम लोगों ने हमला किया और ये हमला करके तुम लोगों ने खित्ते को है मुश्किल के अंदर डाला है। तो इतने बड़े पॉलिसी शिफ्ट की वजह क्या है? क्या यूरोप को ये लग रहा है कि उसका मुस्तकबिल जो है वो उसने खुद तय करना है, उसने अखराजात खुद उठाने हैं, उसने दिफाई महाज के ऊपर खुद अलाइनमेंट करनी है, या फिर उसे ये लगता है कि आज आके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस पूरे मंजरनामे से निकलने के बाद सोच विचार करके इसी नुक्ते के ऊपर पहुंचेगा कि नई जरूरत नेटो की है, यूरोपियन ममालिक की है, मैंने गलती की थी और मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है। जिस तरह आपने बात की कि बेसिकली यूरोप ने इस चीज को रियलाइज किया है कि हम कब तक यूएस के साथ इस तरह एक इंटीग्रेटेड, ऑल्दो एक इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे तो हैं नेटो के हम्म। अम्ब्रेला के अंडर, बट हम्म। स्टिल वी नीड टू सी कि हमारे व्हाट इज द बेस्ट फॉर आवर हाउस, हमारे घर के लिए क्या चीज सबसे अच्छी है। और यूक्रेनियन वॉर में जितना इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को जितना प्लो इन कर दिया है, खास तौर पे विद टर्म्स टू, अगर मैं जर्मनी की बात करूं, इन्होंने अपने आर्सेनल वहां पे भेजे हैं, इन्होंने इकोनॉमिकली उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। फिर बहुत सारे यूक्रेनियन जो रेफ्यूजीज थे उनको इन्होंने बहुत ज्यादा वेलकम किया है। दिस ऑल somehow this depletes the resources of the Europe। और इसी तरह यूरोपियन जब रिसोर्सेज डिप्लीट हुई हैं तो उन्होंने देखा है कि अगर हम एक, हमारा ठीक है एक एलाय है, बट अगर वो एक सरमस्ती के मूड में है तो हमें अपने घर को भी तो देखना है ना कि हम्म। हमारा घर, हमारे घर के लिए क्या चीज बेहतर है। इसीलिए इन्होंने अपने आप को उससे डिसएम्बार्क किया है, उससे अपने आप को अलग किया है, और नए जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक जो एक फिनोमेना जो अब राइज कर रहा है, जिसमें एक शिफ्ट हम देख रहे हैं कि वेस्ट की जो पावर्स हैं उनको थोड़ा सा वीकन होते हुए देख रहे हैं, और जो ग्लोबली ईस्ट की जो पावर्स हैं ये थोड़ी सी अपराइज हुई हैं आफ्टर ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी तरह जर्मनी ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन टर्म्स ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स है वो जाके इंडिया के साथ की हैं। इसी तरह इन्होंने अपने एलपीजी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो पावर प्रोवाइड करते हैं, वो कतर के साथ की हैं। तो इसका मतलब है कि टोटली रिलायंस जो इनकी पहले 2-3 सिर्फ बड़े ममालिक में थी, जिसमें यूएसए और रशिया था, इन्होंने अपने आप को अब डाइवर्सिफाई करने के लिए जो है वो सोचा भी है और ये कर भी रहे हैं। और इसी तरह ही वर्ल्ड का बैलेंस बेसिकली आगे मेंटेन होगा। लेकिन एक और सवाल ये है कि आप ये देखें कि कतर के साथ अगर एग्रीमेंट्स किए हैं तो कतर का जो प्लांट है जहाँ से एलपीजी की प्रोडक्शन होती थी वो किस हद तक मुतासिर हुआ है। उससे ये भी था कि यूरोप में सर्दियों में बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि 17% अगर किसी की कैपेसिटी कम हो गई है तो उसके एग्रीमेंट्स तो पहले भी बहुत सारे ममालिक के साथ है। वो वहाँ पे भी अब दुनिया में हर जगह पे आप देखें तो हर चीज़ की मांग बढ़ रही है। तो अगर उन ममालिक की मांग पहले से बढ़ जाएगी जहां पे सप्लाई हो रही है तो फिर नए एग्रीमेंट्स जो हैं वो पाए तकमील तक कैसे पहुंचेंगे? एग्रीड, बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए इन्होंने अगेन जो इनकी पहले रिलायंस जिस तरह रशिया से जो एक इनकी नॉर्थ स्ट्रीम के थ्रू इनकी 52 से 53% अप्रोक्सीमेटली 50% इनके पावर वहां से आ रही थी। और इन्होंने एक सस्टेनेबिलिटी की यहाँ जो ड्राइव शुरू की थी यूरोपियन यूनियन ने, खासतौर पे जर्मनी ने, इन्होंने कहा था कि हम कोल की अपनी एनर्जी प्रोडक्शन, इसी तरह न्यूक्लियर की एनर्जी प्रोडक्शन हम बिल्कुल हाल्ट कर देंगे। मगर उन्होंने इस चीज के लिए अब अपने ये सारे जो मंसूबे हैं, जो कि इन्होंने 2030 तक अपने एक रखा था कि हम CO2 इमिशन को ऑलमोस्ट जो है हम वो ग्रीन हो जाएंगे और बिल्कुल इमिशन फ्री हो जाएंगे। बट इन्होंने ये सारे अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको आगे करके अब एक नई डेडलाइन देने से गुरेज किया है, जिसका ये मतलब है कि इन्होंने अपनी सेल्फ रिलायंस के ऊपर इन्होंने दोबारा से गौर किया है। और इसी तरह यहाँ के जितने भी और जो रिसोर्सेज जो इंटरनली ये यूरोप से किसी तरह जो है वो कर सकते हैं, तो जैसा फॉर एग्जांपल पोलैंड से अब इन्होंने जो है वो कुछ एनर्जी के जो है ऑलरेडी एग्रीमेंट्स तो नहीं हुए बट उनमें बातचीत चल रही है। फिर इसी तरह फ्रांस भी जो है वो ऑल्टरनेटिव्स देख रहा है कि कहाँ से लेके आ सकते हैं। यूके भी, ऑल्दो वो यूरोप का उस तरह पार्ट नहीं है, मगर अब यूके भी इस बारे में सोच रहा है कि हम एनर्जी किस तरह अपने आप के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस मीन्स कई जगहों पे इन्होंने अपने आप को ग्लोबलाइज किया है और कई जगहों पे इन्होंने अपने आप को जो है वो सेल्फ सेंट्रिक होके ये देखा है कि हम अपनी रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज कर सकते हैं और अपनी रिलायंस दूसरे लोगों पे, खास तौर पे अमेरिका से कैसे हम हटा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में बिलखुसूस बात यूरोपियन कंट्रीज़ की कर रहे हैं और मगरिब की कर रहे हैं, तो फिर मेरा सवाल ये है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि इस जंग के बाद जो है नेटो को या फिर अपने उन इत्तेहादियों को मैं सज़ा दूंगा जिन्होंने इस जंग में मेरा साथ नहीं दिया। अब सज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो सज़ा से हमें एक आम शख्स के तौर पे तो तासुर यही मिलता है कि सज़ा ये होगी कि अपनी फ़ौज का इनखला करवा लिया जाए, सज़ा ये होगी कि जो पैसा अमेरिका खर्च कर रहा है वो ना करे, सज़ा ये होगी कि उनके साथ बायलैटरल ट्रेड जो होती है उसका खात्मा कर दिया जाए, सज़ा ये होगी कि उनके ऊपर जो टैक्स हैं वो मज़ीद इम्पोज कर दिए जाएँ। इसके अलावा और सज़ा क्या हो सकती है कि जंग तो उनके साथ शुरू नहीं हो सकती। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस जुमले को यूरोप किस नज़र से देखता है? अज़रह तफन्नुन देख रहा है या एक संजीदा इंतबाह के तौर पे देख रहा है, या फिर उसे ये लगता है कि नई मूड स्विंग्स हैं, थोड़े अरसे में चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये आज की बात नहीं, जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप की एक हवा चली थी यूएसए के अंदर और ये इस तरह थोड़ा वाजे होना शुरू हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप अब दोबारा से यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे, तो यूरोप बिलखसूस जर्मन जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें उसी तरह के मज़ाहिया कार्टून्स बनना शुरू हो गए थे ट्रंप के ऊपर। सो बेसिकली अगर मैं रोड पे खड़े होकर किसी जर्मन से पूछूं, सब तो नहीं बट एक मेजॉरिटी से, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को एक समझें कि इन अ फनी वे, इन अ लाइट वे ही लेते हैं, रादर देन उसकी जो धमकियां जो उसने यूरोप के लिए खास तौर पे जो जिस तरह आपने बात की सजा देने की। हाँ, मगर ऑन ग्राउंड अब अगर हम देखें कि वो धमकियां क्या वाकई इन प्रैक्टिस आई हैं कि नहीं आई, कुछ तो आई हैं और कुछ नहीं आई। किस तरह ग्रीनलैंड के मामले में यूरोप का बिल्कुल इसी तरह ही स्टांस था जैसे वो कि आज अटैक हुआ या कल अटैक हुआ और आके जिस तरह वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उठा लिया, इस तरह जाके ग्रीनलैंड पे कैप्चर कर लेगा। मगर उसको ये बात पता है कि ये जो है कोई ऐसे कोई खिता नहीं है, ये यूरोपियन खिता है जिसके पीछे एक दुनिया की बहुत ज्यादा ताकतें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, इसीलिए उसने इस तरह का कोई अटैक नहीं किया। सेकेंडली एक और चीज, हाँ, जो उसने प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट किया है, वो जिस तरह आपने बात की टैक्सेस और टैरिफ्स की, वो
जो यूरोपीय जो जर्मन मार्केट है बेसिकली ये जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इनकी बहुत स्ट्रांग है। यूएस इनकी सबसे बड़ी मार्केट है आफ्टर यूरोपियन जो कंज्यूमर्स हैं वो यूएस इनकी सबसे बड़ी मार्केट है और अब चाइना। तो जो यूएस में जो जितनी भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी वो आया वो फॉक्सवैगन हो, बीएमडब्ल्यू हो, मर्सिडीज हो, बाकी और भी कोई बड़ी जो यहाँ की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर इन्होंने हाई टैरिफ्स जो हैं वो बेसिकली इम्प्लीमेंट की हैं, सही। जिस वजह से अब इनकी जो एक्सपोर्ट है यूएस बेस्ड जो एक्सपोर्ट है इवन अदर गुड्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हुई हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी ने मेजर हिट लिया है। तो ये कहना कि बिल्कुल कोई असर नहीं होता तो ये बात भी गलत है, बट हाँ इस तरह के आके बिल्कुल कॉन्कर कर लेगा ये भी मेरा ख्याल है कि इनको अंदाजा है कि ये भी कोई इतना आसान नहीं है, खास तौर पे ईरान में जो उसको फिर हिफत का सामना करना पड़ा है। अच्छा, मैं अज़रा तफन्नुन एक बात कर देता हूँ। मैं मेरे मिजाज के मुताबिक तो है नहीं, लेकिन एक ट्रू प्रॉमिस पेज है जो इस वक्त ईरान से ही चलाया जा रहा है, ये इस ऑपरेशन के हवाले से उस पर मुख्तलिफ पोस्ट जो हैं वो नज़र से गुजरती हैं। एक और पोस्ट है जो बड़ी अहम है, उन्होंने तहरीर किया है कि हमने ये सुन रखा था कि अय्याम मखसूसा जो हैं ये ख़वातीन के लिए होते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि इसके अंदर कोई तब्दीली भी हुई है, ये मर्दों के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हमने मूड स्विंग्स बहुत देख लिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये मूड स्विंग्स अमेरिका की साख को, मेगा के प्रोजेक्ट को, अमेरिका के मुस्तकबिल को, उसके रिलेशंस को और उसकी मईशत को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मुस्तकबिल करीब में मिड टर्म इलेक्शन में इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसी सूरत में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये आपने इन लाइटर नोट आपने मेरा ख्याल है बड़ी आपने या उस ईरानी जरीदे ने बहुत ही एक मायनेखेज बात की है और वाकई ही हम ऐसे ही देख रहे हैं कि इतना अनप्रिडिक्टेबल, इतना वॉलेटाइल किस्म का शख्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत का और सबसे बड़े एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट बना हुआ है। अब हम अगर इसमें बात करें कि इस जो अमेरिका में लोगों की एक राय आमा है वो हम ये देख रहे हैं कि वो इन पॉलिसी से नाला नजर आते हैं। जब आपका फ्यूल जो है वहां पे $4 पर बैरल चला जाए, जब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े, जब वहां पे वो ये देखें कि हमारी एक जो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी थी, इसी तरह हमारी जो एक अमेरिकन ग्रेस जो पूरे वर्ल्ड में जो एक हमने जो है वो कायम की हुई थी, वो ये बंदा ये शख्स हमारी ये सारी चीजों को जो है वो एक एक करके जो है वो बिल्कुल पैरिश कर रहा है। तो ये वहां पे इनको बहुत बड़ा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। इसकी एक और मैं आपको यूरोपियन एग्जांपल देता हूँ। ये कल ही की बात है कि हंगरी एक सिर्फ वाहिद मुल्क है यूरोप के अंदर जिसके जो इंटरेस्ट थे वो अमेरिका के साथ अलाइन थे और उनका जो प्राइम मिनिस्टर जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑर्बन था वो 5th टर्म अपनी रन कर रहा था, 4 दफा वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर है। कल वो अपना इलेक्शन हारा है और बहुत ही बुरे तरीके से हारा है क्योंकि उसकी पॉलिसीज जो थी वो टोटली अलाइंड विद ट्रम्प थी। खैर उसके अपने भी कुछ मामला थे जिसमें उसके करप्शन चार्जेस और ये, बट अदर देन दैट जो अब जिसने जो इलेक्शन जीती है पार्टी और जो उनका जो नॉमिनी था पीटर उसका नाम है, उसने एक ओवरवेलमिंग 2/3 मेजोरिटी ली है, जिससे ये भी शो होता है कि वाकई ही ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं उनका असर कितना ज्यादा यूरोप ने लिया है और लोगों ने खास तौर पे जेन जी ने उसके अगेंस्ट वोट किया है। इसी चीज के हम पैरेलल्स जो हैं वो अमेरिका में भी ड्रॉ कर सकते हैं, यूएसए में भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जेन जी इस सब चीजों से बहुत ज्यादा अपने आप को दूर और अपने आप को डिसएम्बार्क समझती है और डेफिनेटली आने वाले जो मिड टर्म इलेक्शन है इसमें यूएसए इसमें जो है ट्रम्प को बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्टीज, ही विल बी इन हॉट वाटर्स। अच्छा, एक चीज़ है, हमने इस जंग के आगाज़ से लेके अब तक ये तो सुना कि डोनाल्ड ट्रंप को अड्डे देने से इनकार किया फला मुल्क ने, डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत की, ईरान की हिमायत की, या ईरान की हिमायत नहीं भी की तो अमन के हवाले से बातें जो हैं बहुत सारे ममालिक ने की। लेकिन ये सारे का सारा अमेरिका के बारे में था। यूरोप इजराइल के बारे में राय क्या रखता है? इजराइल के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई, नेतन्याहू को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, उसको नहीं कहा गया कि जो है ईरान के ऊपर हमले बंद करो, उसको नहीं कहा गया कि तुम दुनिया को मुश्किल में डाल रहे हो, उसे नहीं कहा गया कि तुम्हारे साथ जो हमारी बायलैटरल ट्रेड है वो खत्म हो जाएगी, मुस्तकबिल में हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो ये एक तरफा नजरिया क्यों है? इसे दो तरफा क्यों नहीं रखा गया? अगर है भी तो बहुत कम फीसद के ऊपर है, मजमूई मंजरनामे में नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। 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 बिल्कुल, बिल्कुल।
ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है जिसपे हम जो है, अगर हम इस चीज को, मेरा ख्याल है कि एग्री भी करते हैं कि एक बड़ा सिलेक्टिव किस्म का जो है वो नजरिया या सप्रेशन जो है वो यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो देखती है और वो उसके बारे में बात करती है। हम्म। आई टोटली एग्री विद यू कि ये चीज यहाँ पे प्रिवेल करती है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो सारी तनकीद है, हम्म। मगर जो उस चीज का रूट कॉज है उसके ऊपर कोई यहाँ पे इतनी ज्यादा बात नहीं करता। हम्म। उसकी अगेन ये एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से, जिसपे ये अभी तक उस चीज को ये मेरा ख्याल है कि उसके लिए जो ऑलरेडी है ना, ये एक ऐसे बहाने ढूंढते हैं कि हमने, क्योंकि ज्यूज के साथ जो इन्होंने वर्ल्ड वॉर में किया, जर्मनी का आज भी जो यहाँ पे जो ज्यूज हैं, जो उनकी इबादत गाहें हैं, वहां वो प्रोटेक्टेड हैं। हम्म। ज्यूज जहाँ पे हैं वो जगह रेजिडेंशियल एरियाज प्रोटेक्टेड होते हैं और उनको एक स्पेशल स्टेचर दिया जाता है। इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि यूरोप जो है वो अभी तक जो हमारा नजरिया है, ईस्टर्न नजरिया है, उस हिसाब से वो रूट कॉज पे बात करने से बिल्कुल गुरेजा है, और जो उसके जो जो इनके पीछे मुहर्रकात हैं उनके बारे में बात करने पे वो राजी नहीं है। हाँ, मगर क्योंकि उन्होंने भी ट्रंप को यूज करके इस सब ये सारा कुछ आगे करवाया है, तो इसीलिए फेस ट्रंप बना है, और यूरोप भी जो है उन्होंने भी पंचिंग बैग ट्रंप को बनाया हुआ है। मगर ये मेरा ख्याल है कि ये ओवरऑल दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे इस तरह की जो एक एक जो डीप रूटेड डिस्कशन है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। कई ऐसे मैंने थिंक टैंक्स देखे हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, मगर उस इंटेंसिटी से या उसको इतनी पजीराई नहीं मिलती। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मौजूदा जंग को देखा जाए तो ये ट्रिलियन डॉलर्स में पड़ी है। इब्तदाई तखमीने बताते हैं इसराइल के कि 11 से 12 बिलियन जो है उनको पड़ी है, और 7 बिलियन तो सिर्फ दिफाई महाज के ऊपर है। लेकिन ये इब्तदाई तखमीने हैं, जब परतें खुलेंगी तो पता चलेगा स्टॉक मार्केट कितनी नीचे गई। शैकल की जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी डी वैल्यू हुआ है। फिर इनफरादी तौर के ऊपर वहाँ पे आम आदमी के ऊपर कितना फ़र्क आया ये बाद में पता चलेगा। फिर अरब ममालिक के ऊपर जितना फ़र्क आया, उनकी सयाहत तकरीबन तबाह हो चुकी है। वहाँ पे जाने से अब लोग कतरा रहे हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ये अभी बादल छटेंगे तो वो कितनी निकलती है कितनी आती है बात की पता चलेगा। ईरान ने कितना भुगता है या अमेरिका ने कितना भुगता है और दुनिया ने कितना भुगता है। तो ये ट्रिलियन डॉलर्स का गैप है जो इन 40 दिनों में पड़ा है। आप क्या समझते हैं कि ये गैप कितने अरसे में फिल होगा? अगर चीजें वही तय पाती हैं जो मुज़ाकरात से पहले की जा रही थी और ये हतमी नतीजा इसका कोई निकल आता है पॉजिटिव वे में, तो कितना अरसा इस गैप को फिल करने में लगेगा? बिल्कुल जी, ये बहुत ही ज़्यादा एक वास्ट मैग्नीट्यूड का एक जो है वो लॉस पूरी वर्ल्ड ने इस सरमस्ती का जो की गई है उसका ख़मियाज़ा हम सब ने भुगता है। और ये इसका एक तख़मीना लगाना इस टाइम पे, जिस तरह आपने बात की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो एक लोगों का जो कॉन्फिडेंस एक था कि हम जर्मन्स को या यूरोपियंस को ये होता है कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं ट्रैवल करें। इनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इनके वो मंथ्स होते हैं जिधर ये अपने घरों से निकलते हैं, दुनिया के बाकी हिस्सों में जाते हैं। और अब जो है वो मिडिल ईस्ट एक बहुत इनके लिए अट्रैक्टिव किस्म की डेस्टिनेशन थी। बट आफ्टर ऑल दिस काइंड ऑफ chaos, तो मेरा ख्याल है कि अब ये वही वाली बात है कि इसको अगर हम ब्रेक करना शुरू करें इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज के, टूरिज्म के ऊपर कितनी पड़ी है, एविएशन के ऊपर, मरीन के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, इस तरह सारी इंडस्ट्रीज का करें, तो ये वाकई ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात बनती है। अब मगर एक रीसेंट फिनोमेना कोविड का भी गुजरा है जिसमें हमने देखा था कि मुल्क, दुनिया जो है बिल्कुल एक हॉल्ट पे आ चुकी हुई थी। उसकी अभी हम रिकवरी पे जा ही रहे थे कि बीच में ये 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, फिर उसके बाद ये हो गया जिसकी वजह से हम लोग जो हैं अगेन ग्लोबली वी आर सेट बैक समहाउ। तो मेरा ये ख्याल है कि समहाउ इस नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम इससे यूज टू हो रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर इफ ऑल गोज पॉजिटिव तो अप्रोक्सीमेटली विद इन अ ईयर और टू थिंग्स वुड गेट नॉर्मल, बट स्टिल अपना जो डैमेज है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट ने वो डेफिनेटली किया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें हो रही थी उन दिनों में जब अरब ममालिक के ऊपर मिसाइल्स गिर रहे थे। उनका वो जो जाम था कि हम सबसे महफूज हैं, वो जाम टूट रहा था। वहाँ से लोग हज़ारों डॉलर्स दे के वहाँ से निकलने की तगोदो कर रहे थे।
फिर बातें तो हमने लाखों डॉलर्स तक भी देखी कि यहाँ से निकालने के हवाले से हम इतना भी पे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ गुफ्तो शुनीद में, सरगोशियों में ये बातें होना शुरू हो गई कि मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट जो है वो इन अरब ममालिक में नहीं होगी। लोग दुबई की तरफ नहीं जाएंगे, लोग मशरक़ वस्ता के ममालिक में नहीं जाएंगे, लोग यूरोप का रुख करेंगे। और यूरोप के 2-3 ममालिक की बात हो रही थी कि अब नए इन्वेस्टमेंट के हब वो बनेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये नज़रिया या ये सोच जो है ये वाकई प्रिवेल करेगी, या फिर ये खदशात हैं और खदशात तब छटते हैं जब उसके लिए कोई कदम उठाया जा रहा हो? बिल्कुल, ये यहाँ पे एक कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट की जो बात की जा रही है यूरोप के अंदर, ये इन्होंने भी इस अपॉर्च्युनिटी का जो है वो अदारा किया है और इन्होंने अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज़, जिस तरह अगर हम बात करें यूरोपियन मुल्क पोर्चुगल की, हम्म। स्पेन की, इटली की, कि उन्होंने ऑलरेडी, ऑल्दो ये तो जंग तो एक समझें कि उसपे कैटलिस्ट शायद बने, बट अदरवाइज इन ममालिक ने ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो हैं उन्होंने ज़्यादा ब्रॉडन की थी और उन्होंने जो बाहर के इन्वेस्टर थे उनको अट्रैक्ट किया था अपनी कुछ ऐसे रिलीफ्स दे के, जो कि शायद दुनिया में कहीं और अवेलेबल नहीं थे। इसी तरह जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी जो है अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा ब्रॉडन करने के लिए बहुत सारे इकदामात ले रहा है। जर्मन इकोनॉमी ने इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा हिट ली है, तो इस वजह से इन्होंने भी बहुत सारे इकदामात ऐसे लिए हैं जिसमें इन्होंने फॉरेन जो एम्प्लॉइज, जो फॉरेन जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोली हैं। रिसेंट टाइम में जर्मन चांसलर जो हैं उन्होंने इंडिया का दौरा किया है जी। और इंडिया के दौरे में उन्होंने कपल ऑफ 100,000 वर्कर्स का जो है वो मुआहदा किया है कि वो आके यहाँ पे जॉब्स करें, स्किल्ड जॉब्स करें हम्म। और आके यहाँ की इकोनॉमी को जो है वो चलाएं। इसी तरह मेरा ख्याल है कि यूरोप से ज्यादा ये सारी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए जो हैं वो ज्यादा एक फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं, गिवन के एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वहां पे प्रोवाइड किया जाए। तो आई होप कि डेफिनेटली जर्मनी में या यूरोप में तो ये चीजें आए, मगर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम जो कि उस खित्ते के बिल्कुल साथ एक हैं और उसी ज्योग्राफिकल डोमेन के अंदर हैं, तो आई होप कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम अपनी कंड्यूसिव पॉलिसीज के तहत इसको उठा सकें और आगे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सके। अच्छा, ये बताइए कि यूरोप में इस वक्त सोच क्या है? क्या ट्रंप दोबारा ये जंग शुरू करने की हिम्मत या जसारत कर सकते हैं? ये पागलपन उनके सर के ऊपर सवार हो सकता है, या फिर आप ये समझते हैं कि जितना भुगतना था भुगत लिया, अंदरूनी तौर पे जितना दबाव आना था अब वो बर्दाश्त करने की सकत उनमें मौजूद नहीं है, इसीलिए जेडी वैंस को इसके अंदर शामिल किया गया है, इसीलिए कुछ तस्फिया करने की बातें, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आखिरी सिर्फ पॉलिटिकल या प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल की जा रही हैं और इसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही निकल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे जो यूरोपियंस खास तौर पे जर्मन्स जो हैं वो बड़े प्रैक्टिकल किस्म के लोग हैं। वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं और देखते हैं कि ऑप्टिक्स क्या हैं और लोग क्या करने की सलाहियत रखते हैं। जब यहाँ पे इंडिया के अंदर, सॉरी, जब इस्लामाबाद के अंदर ये पीस टॉक्स चल रही थी और ये इस चीज पे सीज फायर पे एक मुआहदा हुआ, उसके बाद जितनी भी पीस टॉक्स चल रही थी तब भी यहाँ की जर्मन और यूरोपियन न्यूज़पेपर्स वो ये लिख रहे थे कि इट इज स्टिल अ टेम्पररी पीस, टेम्पररी हाल टू अ वॉर, जिसका मतलब है कि ये इनके पास या इनके अंदर ये खदशा बिल्कुल हम महसूस कर सकते हैं कि ये जंग, ट्रंप पूरी नेगेटिव सलाहियत रखता है कि वो ये जंग दोबारा से मुसल्लत कर सके। सही। ये यूरोपियन माइंडसेट ये है कि इन्होंने अभी तक इस जंग को ऑन द फेस ऑफ इट जो कि रुकी है उसको तो इन्होंने तस्लीम किया है, मगर स्टिल ये समझते हैं कि अभी भी ट्रम्प जो है वो पूरी अपनी जब एक एक पागलपन के उस पे आए तो हो सकता है कि ये दोबारा इसको स्टार्ट कर दे, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। और उसके लिए इन्होंने कुछ, जिस तरह मैंने बताया कि सेल्फ रिलायंट प्रिपरेशंस भी की हैं, मगर स्टिल क्योंकि चीजें इतनी तेजी से मूव कर रही हैं और इतनी वॉलेटाइल हैं, स्टिल इट वुड टेक सम टाइम कि इस चीज को किसी तरह अपने आप को कवर कर सके। हाँ, एक चीज इन्होंने जो है सबने मिल के जो तय की है वो ये किया है कि इस जंग में बिल्कुल भी ट्रंप का साथ नहीं देंगे। वो चीज यूके ने भी बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान की है, ईयू कमीशन से भी हुई है, और जो मेजर प्लेयर्स हैं जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन,
इटली, इन सब ने भी इस चीज का जो है वो खुला ऐलान किया कि हम ट्रंप के साथ इस जंग में बिल्कुल मौजूद नहीं होंगे। अच्छा, मेरा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मफरूज़े पे बात कर लेते हैं और अच्छे मफरूज़े के ऊपर करते हैं। वो ये कि फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि ईरान पहले ही इंदिया दे चुका था कि हम अपने स्टॉक पाइल को कम कर लेंगे, हम अपनी यूरेनियम अफजूदगी की हद को कम कर लेंगे, ये तो पहले भी बातें थी। और अब आके अगर अमेरिका ये कहे कि ईरान उसी के ऊपर ही डटा हुआ है, तो ये एक फेस सेविंग तो हो सकती है, फेस सेविंग स्टेटमेंट। या ये भी हो सकता है कि ईरान ने जितना बर्दाश्त कर लिया, ईरान ने अब उसके ऊपर थोड़ा सा अग्रेशन दिखाया हो कि नहीं, हमने हमारे ऊपर आपने हमले किए हैं तो अब हम इसके ऊपर डटे हुए हैं। लेकिन बादी नज़र में ये दिखाई देता है कि ईरान बैकफुट पे चला जाएगा। अब अगर ईरान इस पे बैकफुट पे जाता है और ईरान पे लगी हुई सैंक्शंस जो हैं उनका खात्मा कर दिया जाता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मुंजमद असासे हैं वो वापस होंगे, जो सैंक्शंस हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो उन सैंक्शंस के खात्मे से यूरोप क्या फायदा उठाएगा? जी, बिल्कुल। देखें, यूरोप के लिए सबसे बड़ी जो अगर सैंक्शंस उठती हैं, तो ईरान के पास जो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो है तेल। हम्म। और यूरोप, जैसे मैंने अभी सारी तमहीद बाँधी और मैंने बताया कि इनको एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस जो रशियन और यूक्रेनियन वॉर के उसके आउटफॉल की वजह से जो इनको भुगतना पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि यूरोप जो है, अगर ये सैंक्शंस उठती हैं, पहले तो सैंक्शंस उठेंगी, फिर उसके बाद कुछ बादल जो हैं वो छटेंगे, फिर हम्म। उसके बाद थोड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे। जब ये सब कुछ हो जाएगा, तो यूरोप को बहुत रेडिली ऑयल की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनमें से कोई भी मुल्क ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क नहीं है। हम्म। तो ये सबसे पहले फ्यूल के लिए जो है वो ईरान से बिल्कुल जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि यूरोपियंस जो हैं, इनका थोड़ा-सा माइंडसेट इस तरह का है कि ये they really, they take time to build confidence in someone, or especially in some country. तो पहले तो ये चीज बहुत एक मेरा ख्याल है कि टाइम टेकिंग होगी कि ये ईरान के ऊपर कॉन्फिडेंस कर सकें। बट अगर कुछ कर सकेंगे तो वो फ्यूल पे ज्यादा बात कर सकेंगे। अच्छा, फिर एक आखिरी सवाल मेरा ये पाकिस्तान के लिए, कि यूरोप पाकिस्तान को किस नज़र से देख रहा है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान, अभी की जो बात है वो तो पाकिस्तान के मुंह तरफ हैं, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से प्रेडिक्शन क्या की जा रही है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? बिल्कुल। अच्छा, इस सवाल ये थैंक्स अ लॉट, आपने सवाल किया है। इसका एक मैं थोड़ा-सा अगर आपको बैकग्राउंड भी दे सकूँ, जो एज़ अ पाकिस्तानी जो यूरोप में बेस्ड है, और उसने कुछ ऐसे इवेंट्स देखे जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग बेसिकली यूरोप के अंदर, हम्म। खास तौर पे जर्मनी के अंदर हुई। हम्म। मैं बात करता हूँ कि लास्ट ईयर अगस्त के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ब्रसल्स में उन्होंने एक शॉर्ट सा स्टे किया, और हम्म। वहां पे एक तकरीब हुई थी जिसमें उन्होंने खिताब किया। मुझे भी उस तकरीब में शामिल होने का मौका मिला। और वो खिताब बेसिकली वो इवेंट तब था जब वो सेंट कॉम के फेयरवेल से हम्म। वापस पाकिस्तान जा रहे थे, हम्म। और बीच में उन्होंने ब्रसल्स में स्टॉप लिया। उस किताब में उसका एक छोटा सा एक मैं आपको बता सकूं एक्सर्प्ट, वो ये था कि उन्होंने यूएस के साथ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो उस वक्त वो बन रहे थे, और ट्रंप के साथ खास तौर पे उनका जिक्र किया, और उन्होंने बताया कि अमेरिका जो है, हम अमेरिका और अमेरिका हम पे बहुत सारी चीजों पे हमने अपने रिलेशंस को दोबारा से बहाल करने की कोशिश की है। सही। इसी तरह अब मैं एक और इवेंट का अगर जिक्र कर सकूं, जिसमें डेवोस के अंदर ये इवेंट हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे आए हुए थे, सागदार साहब आए हुए थे, हम्म। और फील्ड मार्शल आए हुए थे। उन्होंने यूरोपियन जितने भी यहाँ के बड़े लीडर्स थे उनके साथ इंगेज किया, हम्म। और अपने आप को जो है वो उनके साथ जो है एक कंफर्टेबल एक पोजिशनिंग बेसिकली की, जिसमें उन्होंने बताया कि हम एज पाकिस्तान जो है वो इट इज ओपन टू इन्वेस्टमेंट्स, इट इज ओपन टू ट्रेड, हम्म। और हम वहां पे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। सही। फिर एक और मैं आपको थर्ड इवेंट बताऊं कि रिसेंटली जनवरी के अंदर गालिबन शहबाज शरीफ साहब ऑस्ट्रिया आए हुए थे, और इधर ऑस्ट्रियन चांसलर के साथ उनकी बहुत ही कंड्यूसिव एक और कॉर्डियल किस्म की मीटिंग हुई, जिसमें हम्म। उन्होंने अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को दिखाते हुए और उनके पास जो कैपेबिलिटीज हैं, उन्होंने जर्मन में उनके साथ खिताब किया, हम्म। और कन्वर्सेशन जर्मन लैंग्वेज में हुई, जिसकी वजह से और यूरोपियंस का ये है कि अगर आप इनकी लैंग्वेज बोल लें तो यू ऑलरेडी विन देयर हाफ ऑफ द हार्ट्स। तो ये एक इनकी बड़ी एक चीज सही। है।
फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, इसी तरह फील्ड मार्शल साहब, उधर भी यूरोपियन लीडर्स के साथ इनकी बहुत क्लोज मीटिंग्स हुई। ठीक तो है। ये तो वो मैं आपको इवेंट्स बता रहा हूँ जिसमें ठीक। पाकिस्तान ने बेसिकली हम्म, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो बेसिकली किए यूरोप के साथ। हम्म, अब गोइंग फॉरवर्ड ये पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ऑल दो अभी भी इनकी बहुत हैवी रिलायंस इंडिया के ऊपर है, हम्म, मगर मैं पर्सनली ये जानता हूँ कि यहाँ की कंपनीज, यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो पाकिस्तान को बहुत एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, और वो हम्म, कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ब्रिलियंट वर्कफोर्स आती है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आते हैं, हम्म, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बिजनेसेस हैं, हमारी जो मार्केट है, जो कि हम्म, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम्म, इसी तरह पाकिस्तान उसके साथ है, बिल्कुल साथ है। अगर हम फॉर एग्जांपल गाड़ियों की बात करें, हम हम्म, एक्सपोर्ट्स की बात करें, इसी तरह वहां से जो स्पोर्ट्स गुड्स आते हैं पाकिस्तान से, इंपोर्ट की बात करें, तो वो यही कहते हैं कि अगर हमने इंडिया जो जाना है वो भी ठीक है, मगर उससे पहले जब पाकिस्तान, अगर हम यूरोप की साइड से वेस्ट से जा रहे हो, तो पहले अगर पाकिस्तान बनता है हम्म, जहां पे हमें इसी तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल सके, एक हम्म, सेफ एनवायरनमेंट मिल सके इन्वेस्टमेंट का, तो हम क्यों ना उसको एक्सप्लोर करें। सही। तो एंड स्पेशली द स्पेशल काइंड ऑफ टाइज दैट वी अटेन विद चाइना, तो वो एक हमारे पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज है जिसको हम एडवांटेज यूज करते पाकिस्तान हुए। के पास है और उसका इस्तेमाल भी हो सकता है, और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का अभी जो तशख़्ख़ुस जो साख बहाल हो रही है, वो जो इमेज दुनिया अब देख रही है, जो माजी में पाकिस्तान को साइड लाइन पे खड़ा हुआ देखते थे, कॉर्नर करने की कोशिशें करते थे, उनके लिए भी अब पाकिस्तान की ये पोजीशन वर्ता हैरत में मुब्तला कर देने के लिए काफ़ी है। तो यूं पाकिस्तान की परवाज़ अगर अभी शुरू हुई है तो ये परवाज़ ऊंची उड़ान भरे, इसी उम्मीद के साथ पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया सऊदिन नुमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड, किसी और मौजू और किसी और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।